नमस्कार दोस्तों। स्वागत है भूतिया पॉडकास्ट की उस दुनिया में जहां रोशनी खत्म होते ही हकीकत बदल जाती है। मैं हूं आपका दोस्त और आज की रात का साथी। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने कमरे में मौजूद उस आईने के बारे में सोचें। हम बचपन से सुनते आए हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? हम उस पर भरोसा करते हैं, अपनी खूबसूरती निहारते हैं, अपने आंसू पोंछते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रात के घने सन्नाटे में मोमबत्ती की थरथराती लौ में अपने ही अक्स को गौर से देखा है? जरा सोचिए, जब आप आईने के सामने से हट जाते हैं तो क्या आपका अक्स भी वाकई चला जाता है या वो वहीं खड़ा रहता है, कांच की उस ठंडी सतह के पीछे आपका इंतजार करते हुए? इंतजार उस सही पल का जब वो कांच की दीवार तोड़कर बाहर आ सके और आपकी जगह ले सके। आज की दास्तान सिर्फ एक भूत की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे धोखे की जो बनारस की पुरानी गलियों में रहने वाले रोहन के साथ हुआ। एक ऐसा आईना जिसने उसे सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिखाया बल्कि उसकी रूह को नोच कर रख दिया। तो अपने कमरे की कुंडी लगा लीजिए, हेडफोन कानों में कस लीजिए और मेरी एक सलाह मानिए, अगर पास में कोई आईना है तो उसे कपड़े से ढक दीजिए, क्योंकि क्या पता इस वक्त उसमें सिर्फ आप नहीं, कोई और भी आपको देख रहा हो। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक 28 साल का सुलझा हुआ लड़का जो अपनी नौकरी के सिलसिले में लखनऊ से बनारस शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नया घर और एक अजीब सा अकेलापन। आप जानते हैं ना, जब हम नए शहर में जाते हैं तो दीवारों का खालीपन कैसे काटने को दौड़ता है। रोहन को भी वही खालीपन खाए जा रहा था। अपना मन बहलाने के लिए उसे एंटीक चीजों का, पुरानी कलाकृतियों का शौक चढ़ गया था। उसे लगता था कि पुरानी चीजों में एक कहानी होती है, एक अपनापन होता है जो नई चीजों में नहीं मिलता। एक रविवार की शाम वो गोदौलिया के पुराने बाजार में भटक रहा था। शाम ढल रही थी और गंगा घाट से आती ठंडी हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। भीड़ भाड़ वाली गलियों से हटकर एक पुरानी धूल से भरी दुकान में उसकी नजर एक आईने पर पड़ी। वो कोई मामूली आईना नहीं था, करीब 5.5 फीट ऊंचा, अंडाकार, और उसका फ्रेम पीतल का नहीं बल्कि किसी अजीब सी काली धातु का बना था। उस पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि नंगी आंखों से समझ पाना मुश्किल था, लेकिन गौर से देखने पर लगता था कि वो बेल बूटे नहीं बल्कि सांप हैं जो एक दूसरे में उलझे हुए हैं। रोहन बस उसे देखता रह गया। उसे लगा जैसे वो आईना उसे सम्मोहित कर रहा है। बाकियों को शायद वो डरावना लगता, लेकिन रोहन को उसमें एक अजीब सी उदासी दिखी, जैसे वो आईना भी उसी की तरह अकेला हो। दुकानदार एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था। जब रोहन ने कीमत पूछी तो उस बूढ़े ने रोहन की आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, साहब, ये आईना बिकने के लिए नहीं, बस यहां रखा है। इसे ले जाना भारी पड़ सकता है। हम इंसानों की फितरत होती है, जिस चीज के लिए मना किया जाए उसे पाने की जिद और बढ़ जाती है। रोहन ने हंसते हुए कहा, बाबा, भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को सुनाइएगा, आप कीमत बोलिए। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने रोहन को समझाने की कोशिश छोड़ दी हो, और बहुत ही कम दाम में वो नायाब आईना रोहन को दे दिया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, इसे कभी अंधेरे में खुला मत छोड़ना। रोहन घर आया। उसने बड़े चाव से उस आईने को अपने बेडरूम की दीवार पर लगाया। वो आईना वहां बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उस रात जब रोहन सोने गया तो कहानी बदलनी शुरू हुई। रात के करीब 2 बजे होंगे। रोहन को प्यास लगी। उसकी आंख खुली। कमरे में नाइट लैंप की हल्की नीली रोशनी थी। जैसे ही उसने करवट ली, उसकी नजर सामने दीवार पर टंगे आईने पर पड़ी। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे पक्का लगा कि आईने के अंदर कोई खड़ा है। उसने अपनी आंखें मलीं, चश्मा पहना और गौर से देखा। वहां सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। वहम है, उसने खुद को समझाया। नया घर है, थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। उसने पानी पिया और सो गया। लेकिन अगली सुबह जब वो तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया कॉलर ठीक करने के लिए, लेकिन आईने में उसकी परछाई ने 1 मिलीसेकंड की देरी की। जी हां,
जैसे इंटरनेट स्लो होने पर वीडियो रुकता है, ठीक वैसे। रोहन ने हाथ उठाया और आईने वाले रोहन ने एक पल बाद हाथ उठाया। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया। पागल हो गया हूं मैं, उसने बुदबुदाया। लेकिन उसके पेट में एक अजीब सी गांठ बन गई थी, एक डर जो तर्क और विज्ञान से परे था। 3 दिन बीत गए और उन 3 दिनों में घर का माहौल भारी होता गया। घर में हर वक्त सड़े हुए फूलों की बदबू आती रहती, जैसे किसी शमशान में चढ़ाए गए फूल हफ्तों से पड़े हों। रोहन परफ्यूम छिड़कता, रूम फ्रेशनर डालता, लेकिन वो बदबू उसकी नाक में बस गई थी। और वो आईना, अब रोहन को उसके सामने जाने से भी डर लगने लगा था। उसे लगता था कि आईने के अंदर का कमरा उसके असली कमरे से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा गहरा है, और वहां अंधेरा ज्यादा घना है। चौथी रात अमावस की थी। बाहर घना अंधेरा था, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी शोर लगे। रोहन सो नहीं पा रहा था। उसे लगातार लग रहा था कि कमरे के कोने से कोई उसे देख रहा है। अचानक एक आवाज आई, घर घर घर, जैसे कोई कांच पर नाखून रगड़ रहा हो। रोहन झटके से उठ बैठा, पसीने से तरबतर। आवाज आईने की तरफ से आ रही थी। वो न चाहते हुए भी किसी अदृश्य डोर से बंधा हुआ बिस्तर से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे आईने के पास गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और रोशनी सीधे आईने पर मारी। जो उसने देखा उससे उसके हलक में चीख जम गई। आईने में उसका अक्स, उसका प्रतिबिंब, वो वैसा नहीं था जैसा रोहन खड़ा था। रोहन डरा हुआ था, उसकी आंखें फटी हुई थी। लेकिन आईने में जो रोहन था वो बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी चौड़ी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कान जो कानों तक जाती थी, जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी। और सबसे खौफनाक बात, आईने वाले रोहन की आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। रोहन का शरीर लकवा मार गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। उस परछाई ने धीरे से अपना हाथ कांच की सतह पर रखा, और इधर असली दुनिया में कांच पर अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान छपने लगे। छप छप। फिर एक आवाज आई, किसी और की नहीं बल्कि रोहन की अपनी ही आवाज, लेकिन भारी और गूंजती हुई। मुझे बाहर आना है, मुझे तुम्हारी जगह चाहिए रोहन। रोहन की सांसें उखड़ने लगी। उसे लगा कि आईना उसे अपनी ओर खींच रहा है। एक वैक्यूम क्लीनर की तरह एक काली ताकत उसे उस कांच के अंदर घसीट रही थी। उसका चेहरा कांच के बेहद करीब आ गया। उसे उस काली दुनिया की ठंडक महसूस होने लगी। वो चिल्लाना चाहता था माँ, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। आप अपने ही घर में अपनी ही परछाई के शिकार बन रहे हैं। रोहन का आधा अस्तित्व उस कांच की काली दुनिया में खिंच चुका था। क्या ये उसका अंत था? क्या वो हमेशा के लिए उस आईने में कैद होने वाला था? आगे क्या हुआ, ये जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर इस कहानी ने आपकी धड़कनें बढ़ा दी हैं, अगर आपको भी लगने लगा है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो अभी इसी वक्त भूतिया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि डर को साझा करने से वो कम नहीं होता, बस और मजेदार हो जाता है। कर दिया? शुक्रिया। अब थाम लीजिए अपना दिल, क्योंकि असली कयामत तो अब टूटने वाली है। रोहन का चेहरा कांच को छूने ही वाला था। वो शैतानी परछाई अपने काले हाथ बढ़ाकर रोहन का गला पकड़ने के लिए तैयार थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मौत साफ दिख रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बहुत पुरानी, बहुत मीठी। रोहन बेटा, जब भी डर लगे तो याद रखना, रोशनी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, और वो रोशनी तेरे अंदर है। ये उसकी दादी की आवाज थी, वो दादी जो बचपन में उसे हनुमान चालीसा सुनाकर सुलाती थी। रोहन के मन में एक चिंगारी जगी। नहीं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी जिंदगी है, उसने मन ही मन चीखा। उसने अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत बटोरी। उसके हाथ जो कांप रहे थे, उसने मुट्ठी भींची। उसकी कलाई में अभी भी वो लाल धागा, वो कलावा बंधा था जो उसकी मां ने बनारस आने से पहले बांधा था। रोहन ने अपनी जेब से वो लाइटर निकाला जो वो अगरबत्ती जलाने के लिए रखता था। उसका हाथ कांच के बिल्कुल पास था। उसने पूरी ताकत लगाकर लाइटर जलाया। एक छोटी सी पीली लौ
उस घने अंधेरे में चल उठी। जैसे ही वो आग की लौ आईने की सतह के पास आई, अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख किसी जानवर की नहीं थी, वो हजारों साल पुरानी पीड़ा और गुस्से की चीख थी। वो परछाई चिल्लाई। आग की उस पवित्र रोशनी ने उस काली परछाई को जैसे जला दिया हो। आईने के अंदर का काला धुआं छटपटाने लगा। रोहन ने पीछे हटने के बजाय उस लाइटर को और करीब कर दिया। उसने जोर से कहा, जाओ यहां से, यहां सिर्फ मेरा हक है। ओम हंग हनुमते नमः। रोहन का यह कहना था कि आईने पर एक जोरदार दरार पड़ी। पूरा कमरा हिल गया। एक तेज हवा का झोंका आया जिसने खिड़की के शीशे खड़खड़ा दिए, और फिर एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। रोहन जमीन पर पीछे की तरफ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली तो सूरज की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वो हड़बड़ा कर उठा और सीधे आईने की तरफ देखा। आईना अपनी जगह पर ही था, लेकिन उस पर एक लंबी दरार पड़ी थी, ऊपर से नीचे तक। लेकिन वो अजीब सा कालापन, वो सड़ी हुई बदबू, वो भारीपन सब गायब हो चुका था। वो फ्रेम अब सिर्फ एक पुराना काला धातु का टुकड़ा लग रहा था जिसमें कोई जान नहीं थी। रोहन ने गहरी सांस ली। हवा ताजा थी। उसने आईने में देखा, दरार की वजह से उसका चेहरा दो हिस्सों में दिख रहा था, लेकिन वो रोहन ही था, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि रात का वो साया उस आईने में नहीं, बल्कि शायद उसके अपने अकेलेपन और डर में पनप रहा था, जिसे उस शापित चीज ने खाद पानी दिया था। लेकिन उसकी दादी की याद और उसकी मां के आशीर्वाद ने उसे बचा लिया। रोहन ने उस दिन उस आईने को नहीं फेंका। उसने उसे दीवार से उतारा और घर के पीछे बहती गंगा जी में विसर्जित कर दिया। उसने देखा कि जैसे ही वो आईना पानी में डूबा, पानी की सतह पर कुछ काले बुलबुले उठे और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। रोहन आज भी बनारस में ही रहता है। वो अब अकेला नहीं है, उसने नए दोस्त बना लिए हैं, लेकिन आज भी वो अपने कमरे में पूरा अंधेरा करके नहीं सोता। एक छोटा सा दिया हमेशा जलता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कभी भी हमारी अंदरूनी हिम्मत, हमारी विल पावर से बड़ी नहीं हो सकती। और हाँ, अगली बार जब आप किसी पुरानी दुकान से कोई आईना खरीदें तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कि उसमें सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है या कुछ और भी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज रात आपको नींद ना आए तो याद रखिएगा, मैं हूं ना अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपने और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और आईने से जरा बच के